हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राही रैंकर यूट्यूब चैनल। राही रैंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के सबक में हम लोग बात करेंगे तदरीसी ज़बान के उसूल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों के बारे में कि बच्चे किसी भी ज़बान को उतनी ही आसानी से सीख सकते हैं जैसे चलना, दौड़ना और खेलना। लेकिन याद रहे कि ज़बान को सीखने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक अमल होता है जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम से हम ज़बान सीखते हैं। जैसे बच्चे चलना दौड़ना खेलने के लिए उसके लिए कोई अलग से प्रोवाइडर नहीं होता है, लेकिन ज़बान सीखने के लिए कोई अलग से एक प्रोवाइडर होते हैं, एक गाइडर होते हैं जो ज़बान सिखाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, लोग आम तौर पर ये समझते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ी में अच्छे होते हैं, और जो सरकारी या किसी भी गैर कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है। याद रखिएगा एक बात, सरकार जो भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ की सारी किताबें इंग्लिश में होंगी या दीगर वहाँ का एनवायरनमेंट स्कूल में होगा, तो बच्चे आसानी के साथ इंग्लिश समझ जाते हैं और बोल भी लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज़बान सीखना स्कूल के मीडियम से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता। ये भी बात आप जान लीजिए। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो अंग्रेज़ी में अच्छे होते हैं, लेकिन याद रहे कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि मीडियम वहाँ पे इंग्लिश है तो सारे बच्चे इंग्लिश बोलना आता हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बल्कि ये असातिज़ा के ज़बान की तदरीस के उसूल के इतलाक़ पर मुनहसर है। यानी जो उस्ताद ज़बान सिखा रहे हैं उनका उसूल के इतलाक़ पर, यानी वे ऑफ टीचिंग कैसा है ज़बान को सिखाने के लिए, इस पे मुनहसर करेंगे कि बच्चे इंग्लिश बोलेंगे या नहीं। अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हों लेकिन उनको ज़बान का नॉलेज नहीं है, वहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान का माहौल नहीं है, तो बच्चे अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। वहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल है, उर्दू का माहौल नहीं है, तो बच्चे उर्दू नहीं बोल सकते। बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके असातिज़ा ज़बान की तदरीस के उसूल के इतलाक़ पर ही ये सारी चीज़ें मुनहसर होती हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं तदरीसी ज़बान के उसूल में जो सबसे पहला आता है वो आता है आदत साजी, यानी प्रिंसिपल ऑफ हैबिट, यानी आदत साजी। हमें ज़रूरत है अपने बच्चों के अंदर कि उनके अंदर ऐसी आदत डेवलप किया जाए जिसके माध्यम से वो सेकंड ज़बान को सीख सके। ये बात आप इस वीडियो में जान लीजिए। अगर आपको लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, एक होता है अनकॉन्शियसली लर्निंग और एक होता है कॉन्शियसली लर्निंग। अनकॉन्शियसली लर्निंग में बच्चे पहली ज़बान सीखते हैं, यानी मादरी ज़बान यानी मदर टंग सीखते हैं, लेकिन कॉन्शियसली लर्निंग में बच्चे दूसरी ज़बान सीखते हैं। तो सबसे पहला जो अप्रोच है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट, यानी बच्चों के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें आदत साजी को डेवलप करना, उसकी बुलंदी भी ज़रूरी है। बिना आदत साजी के आप उसकी किसी भी ज़बान को सिखा नहीं सकते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आदत साजी के बारे में। ज़बान सीखना एक आदत साजी का अमल है। ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान मुख्तलिफ़ ज़बानों की आदत तश्कील पाती हैं। इसलिए सुनना, बोलने, पढ़ने और लिखने की आदत को शऊरी, और याद रखिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन गैर शऊरी है और लैंग्वेज एक्विजिशन शऊरी है। तो शऊरी अमल में, यानी बोलने, पढ़ने और लिखने की जो आदत है वो कॉन्शियस में यानी शऊरी में आते हैं, और गैर शऊरी यानी अनकॉन्शियस में लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो गैर शऊरी में, वहाँ कोई रूल्स काम नहीं करेंगे आपके। गैर शऊरी में कोई रूल्स नहीं होता है, शऊरी में रूल्स होंगे, उसी के रूल्स के माध्यम से हम सीखेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग हम जुमले को बनाएंगे। लेकिन गैर शऊरी में जो सीखेंगे, जो देखेंगे, इन्वायरमेंट जैसा होगा, माहौल जैसा होगा, उसी हिसाब से हम ज़बान को बोलने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे जो तश्कील पाते हैं वो दो तरीके से, एक शऊरी और गैर शऊरी। शऊरी याद रखिए ये सेकंड ज़बान को है, शऊरी अमल सेकंड लैंग्वेज। एक बच्चा एक ज़बान यानी मादरी कोई भी ज़बान सीख चुके होते हैं तो गैर शऊरी अमल में आते हैं तो वो सेकंड ज़बान सीखते हैं। सेकंड ज़बान सीखने के लिए रूल्स का होना भी ज़रूरी है, स्ट्रक्चर का होना भी ज़रूरी है। इसके मीडियम से ही हम इस ज़बान को सीखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि इसलिए सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने की आदत को शऊरी और गैर शऊरी तौर पर तश्कील देना ज़रूरी है। तो पहला तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है। यहाँ पर इस चैनल में आपको
सीटेट 2024 के लिए तैयारी कराई जा रही है उर्दू के लिए। उर्दू यानी 30 नंबर अगर आपको लाने हैं तो आप जुड़े रहिए आगे तक, बिल्कुल यकीन मानिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपके 30 में 30 आएँ, कम से कम 25 तो आ ही जाए। लेकिन आप कोशिश करें और पढ़ने की भी, और जो आपके लिए MCQs आ रहे हैं इसी YouTube चैनल में उसको भी देखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लें, आप चैनल को लाइक भी कर दें, इससे मोटिवेशन है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए आदत साज़ी हो जाएगी कि हम ज़बान आपके लिए, हमारे लिए एक आदत हो जाएगी कि हम रोज़ाना आपके लिए एक वीडियो लाएं ताकि आपकी तैयारी आसानी से आसान हो सके। चलिए, तो दूसरा हमारा है ज़बानी तरीक़ा यानी प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ज़बानी तरीक़ा यानी ओरल अप्रोच। बच्चों को कोई भी ज़बान सिखाने के लिए उनके अंदर ज़बानी अप्रोच का यानी ओरल अप्रोच का यानी बोलने के लिए, जैसे हमने उसको कोई रूल सिखाया हो तो उस रूल से बच्चे कम से कम उसके लिए प्रैक्टिस तो करें, उसको बोलने की उसमें बोलने की सलाहियत होनी चाहिए, ना कि खाली स्ट्रक्चर को जान लें। जैसे आजकल होता है 10 बार टेंस पढ़ लिए, 10 बार कवायद जान लिए, लेकिन आती नहीं है ज़बान। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसके अंदर ओरल अप्रोच नहीं है। तो उसके लिए ओरल अप्रोच का डेवलप कराना भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। ओरल अप्रोच डेवलप कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब असरी तालीम से, ज़रूरियात से हम ज़बान को सीखने के उसूल बता सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं रोज़मर्रे के जुमले से, ताकि बच्चे अपनी मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान जब सीख रहा हो तो वो कोरिलेट कर सके रोज़मर्रा के ज़बानों से। तो ज़बानी तरीक़ा यानी प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच के बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चा अपनी मादरी ज़बान को पढ़ने या लिखने से पहले बोलना सीखता है। क्या करता है? पहले बोलना सीखता है। ये उसूल दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने और सिखाने में अपनाना चाहिए। तो यही उसूल यानी आपको भी सिखाना चाहिए। कौन सा उसूल? कि बच्चा आसानी के साथ पढ़ना और लिखने से पहले बोलना, यानी जो सबसे पहले बच्चा बोले, उसको बोलने की कोशिश करे ताकि वो ज़बान आसानी के साथ उसको समझ में आ सके, उसको वो प्रैक्टिस हो सके। इसी को हम ड्रिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस एंड ड्रिल के बार बार उसको प्रैक्टिस कराया जाए, ड्रिल कराया जाए, ताकि दूसरी ज़बान दिमाग में उसके अंदर समाए और आसानी के साथ वो ज़बान को बोल सके। चलिए, तो तीसरे की देख लेते हैं। सीखने का जो कुदरती तरतीब है उसको देख लेते हैं हमारा। मुझे यकीन है कि आपको पहला समझ में आ गया होगा। पहला था हमारा आदत साजी यानी प्रिंसिपल ऑफ हैबिट। दूसरा था हमारा ज़बानी तरीक़ा यानी प्रिंसिपल ऑफ। तीसरा है हमारा सीखने का कुदरती तरतीब यानी नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। यानी कोई भी ज़बान जो है उसको हम सीखने के लिए हमें वो ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी है। जो कुदरती तरतीब है, नेचुरल ऑर्डर है, वो क्या है? सबसे पहला हमारा सुनना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद पढ़ना है और लिखना है। इसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं LSR और W। LSRW यही एक प्रोसेस है, कुदरती तरतीब है, सीखने की कुदरती तरतीब है। इसी तरतीब में बच्चा अपनी मादरी ज़बान को बग़ैर किसी रस्मी तालीम का मतलब कि बग़ैर किसी क्लास के, बग़ैर किसी दर्जा के बच्चा सीखता है। लिहाजा उर्दू की तदरीस में भी इस कुदरती तरतीब को मद्देनज़र रखना चाहिए। जब आप उर्दू ज़बान सिखा रहे होते हैं तब भी आपको यही फॉलो करना चाहिए। इससे आसानी के साथ बच्चे ज़बान सीख जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कसीर महारती मल्टी स्किल अप्रोच। कसीर महारती तरीक़ा यानी मल्टी स्किल अप्रोच। ज़बान सीखने या सिखाने में चारों महारतों को उनकी मुनासिब अहमियत देनी चाहिए। यानी आप देख लीजिए, जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि कुदरती तरतीब यानी 4 हैं LSRW, लेकिन उसको क्या है? मुनासिब अहमियत दीजिए। आप L को आप 25, S को 25 और R को 25 और W को 25। तो इस तरीके से मुनासिब आप जब नज़र करेंगे, यानी बच्चे के अंदर लिसनिंग पावर भी इम्प्रूव हो, स्पीकिंग पावर भी इम्प्रूव हो, रीडिंग पावर भी इम्प्रूव हो और राइटिंग पावर भी इम्प्रूव हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चे सिर्फ लिसनिंग करें, बच्चे सिर्फ स्पीकिंग करें, बच्चे सिर्फ रीडिंग करें, बच्चे सिर्फ राइटिंग करें। ये तरीक़ा सही नहीं है।
چاروں اسکل کو برابر مناسب طریقے سے آپ کو اپروچ کرنا چاہیے اور ایویلیویٹ کرنا چاہیے، اس کو فیڈ بیک سے جاننا چاہیے کہ جب آپ نے مکمل اس چیز کو سکھایا تو آپ سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے کہ آپ نے ایل جو لسننگ جو ہے بچے کتنا ان کے اندر کتنی پاور امپروو ہوئی ہے، اسپیکنگ کی کوالٹی کیا ہے، ریڈنگ کی کوالٹی کیا ہے، اور جس کے اندر کم کوالٹی امپروو ہو اس کے لیے آپ انفرادی طور پہ نظر بھی کریں گے، اس کو دیکھیں گے بھی اور پھر دوبارہ اس کو سکھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اسی کو بولتے ہیں ملٹی اسکل اپروچ۔ کسی بھی مہارت کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کسی کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ تو چلیے، آپ نے یہ دیکھ لیا کثیر مہارتی طریقہ یعنی ملٹی اسکل اپروچ۔ اب تیسرا طریقہ ہے ہمارا انتخاب یا درجہ بندی۔ انتخاب یا درجہ بندی یعنی سلیکشن اینڈ گریڈیشن۔ سلیکشن اور گریڈیشن زبان سیکھنے میں آسان سے مشکل کی طرف جانا چاہیے، یعنی سمپل سے کمپلیکس کی طرف۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے کمپلیکس کا استعمال کریں یعنی مشکل الفاظ کا، پھر آپ آسانی کی طرف چلے جائیں۔ ایسا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ سمپل آسان رکھیں، یعنی جٹل نہیں ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے، سرل ہونا چاہیے، پھر جا کے کمپلیکس اور جٹل یعنی مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے، یعنی سمپل ٹو کمپلیکس۔ انتخاب اور درجہ بندی میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے زبان سیکھنے میں آسان سے مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس لیے الفاظ اور زبان، الفاظ یعنی وکیب اور اسٹرکچر، زبان کے ڈھانچے، ان کی تکرار، یعنی جو زبان یعنی الفاظوں کا استعمال، وکیب کا استعمال سکھانے میں آسانی لاتی ہے۔ سکھانے میں آسانی کا مطلب کہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے، تو آپ کو سکھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور مشکل سطح کے مطابق منتخب درجہ بند کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کہاں تک سیکھ رہے ہیں، اس مشکل سطح کیا ہے ان کی، اسی تک آپ پہلے آسانی کی طرف سے تھوڑا مشکل جہاں تک بچے سیکھ لیے ہوں پھر اس سے آگے چلیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ منتخب درجہ بند کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا اور اس سے بچے آسانی کے ساتھ بچے سیکھ جائیں گے اور آپ کا بھی سکھانے کی جو پرکریا ہے وہ صحیح رہے گا۔ انفرادی فرق کا نظریہ یعنی تھیوری آف انڈیویجول ڈیفرنسز۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اساتذہ کو۔ انڈیویجول ڈیفرنسز یعنی بچوں کے اندر انفرادی طور پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ بچے کے اندر کیا کیا صلاحیتیں، کتنی صلاحیتیں بیدار ہو رہی ہیں۔ اساتذہ کو طلباء کی انفرادی شخصیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انفرادی صلاحیت شخصیات کو مطلب کہ بچہ کون سے، آپ دیکھیے اربن میں آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اربن بڈیز میں، یعنی جو شہر کا چھیتر ہے وہاں پہ بچے انگریزی اور ہندی، اردو ہر طریقے سے زبان کو تھوڑے اچھے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو زبان سیکھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کی جو ان کی مادری زبان ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو ہر طریقے سے آپ کو جج کر لینا چاہیے بچے کو انفرادی طور پہ کہ بچہ کون آسانی کے ساتھ بچہ سیکھ سکتا ہے، اسی کے لیے آپ کو وہ زبان استعمال کرنا چاہیے۔ ہر بچہ مختلف پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بیک گراؤنڈ بالکل الگ ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ کر کے لگانا ہے کہ بچہ کو کس طریقے کا الفاظ استعمال کریں، کیسے سکھائیں، آپ کو پس منظر کا بھی خیال رکھنے کی آوشکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انفرادی شخصیات کو مد نظر رکھنا کس میں ہے، تھیوری آف انڈیویجول ڈیفرنسیز میں۔ بچے کا ہر بچہ مختلف پس منظر سے، پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ سے آتا ہے۔ تیسرا ہے ہمارا ہر سیکھنے والے کی محرک کی ضرورت مختلف ہوں گی۔ ہر سیکھنے والے یعنی جو بھی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی ایکٹیونس، محرک کا مطلب کہ الگ الگ آئی کیو لیول ہوتا ہے، بچے آئی کیو لیول سب کے مختلف ہیں، تو اسی لیے آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انفرادی فرق کے نظریے میں آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ لاسٹ ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلے بچے کا مرکز پر مبنی سیکھنے کا نظریہ۔ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میتھڈ آف ٹیچنگ کے بارے میں۔ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہوتا ہے وہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لرنر سینٹرڈ اور ایک ہوتا ہے ٹیچر سینٹرڈ۔ یعنی یہاں جو آپ کو استعمال کرنی ہے وہ لرنر سینٹرڈ کا استعمال کرنا ہے، لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ یعنی لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ میں سب سے پہلی ضرورت بچے ہوتے ہیں، اس میں پورا مرکز جو ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں کیا ضروری ہے، بچے کی ضرورت۔ اس کے بعد بچے کی دلچسپی اور شمولیت، یہ بھی یاد رکھیے، بچہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے کہ نہیں، اس کی شمولیت ہے کہ نہیں، پارٹیسپیشن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ سارے طریقے
से आप एक ज़बान को या उर्दू ज़बान को आप आसानी के साथ बच्चे को सिखा सकते हैं। इन तमाम बातों का आपको ख़याल रखना है। कल के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो तदरीसी ज़बान के उसूल के कुछ MCQs, लगभग 30 से 50 MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए आप, तो कल के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को 2-4 बार इसके नोट्स को पढ़ लीजिए। अगर आपको ई नोट्स की ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, आपको ई नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस कल दिए जाएंगे उसको हल करने की भी कोशिश कीजिए। और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यही हमारा एक मोटिवेशन है जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।